अनस्टॉपेबल बाय मारिया शारापोवा। दुनिया में बहुत से महान लोग पैदा हुए, जिंदगी में असंभव से दिखने वाले हालातों से लड़ाई की और सबसे ऊपर पहुंचे। हर एक व्यक्ति की कहानी अपने आप में बहुत शानदार है। इन लोगों ने दुनिया को अपने काम से प्रेरित किया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम इसे बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये किताब एक ऐसे ही व्यक्ति की आत्मकथा है। मारिया शारापोवा की इस कहानी से हम देखेंगे कि किस तरह से वह दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। ये किताब हमें उनकी जिंदगी के हर उस पहलू के बारे में बताती है जिसने इस महान पद को हासिल करने में उनकी मदद की। इसे पढ़कर आप सीखेंगे मारिया शारापोवा ने किस तरह से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने किस तरह से तरह तरह की समस्याओं को अपने पिता की मदद से पार किया। उन्हें क्यों टेनिस से बैन कर दिया गया था। पहला सबक। मारिया शारापोवा बचपन से ही टेनिस खेलने लगी थीं। मारिया शारापोवा का जन्म 19 अप्रैल 1987 को साइबेरिया के न्यांगन नाम के शहर में हुआ था। वैसे तो वो रशिया की रहने वाली थी, लेकिन जब 1986 में वहां पर चेर्नोबिल न्यूक्लियर अटैक हुआ तो उनका परिवार साइबेरिया चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद वे ब्लैक सी के किनारे एक घर में रहने के लिए चले गए। वे अब सोची शहर में रहने लगे। एक दिन शारापोवा के भाई ने उन्हें मजाक में एक टेनिस रैकेट दे दिया और उनके पिता उन्हें अपने साथ एक टेनिस कोर्ट में ले गए। उनके पिता का नाम यूरी था। जब 4 साल की शारापोवा के पिता अपने टेनिस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो शारापोवा ने भी टेनिस का रैकेट उठा लिया और दीवार पर बॉल मारकर खेलने लगी। ये वो वक्त था जब उनके पिता ने पहली बार उनकी काबिलियत को देखा। वे उस खेल पर बहुत अच्छे से ध्यान लगा पा रही थी। उनके पिता को लगा कि शारापोवा के हुनर को निखारने के लिए उसे कोच की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए शारापोवा को 4 साल की उम्र में उनका पहला कोच मिला। बचपन में शारापोवा टेनिस खेलने के अलावा अपने दोस्तों के साथ बहुत वक्त बिताया करती थीं। वे अपनी माँ येलेना के साथ किताबें लिखा और पढ़ा करती थीं। उनकी माँ उन्हें रशिया के अक्षर पढ़ना और लिखना सिखाया करती थीं और इसके अलावा वे उन्हें अलग अलग तरह की कविताएं भी पढ़ने के लिए कहती थीं। कुछ वक्त के बाद शारापोवा अपना पूरा ध्यान टेनिस को देने लगी। उनके पिता उन्हें टूर्नामेंट खेलने के लिए भेजा करते थे, लेकिन इसके अलावा उन्हें घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। वे अक्सर अपने घर से ही सारे बच्चों को बाहर खेलते हुए देखा करती थीं। दूसरा सबक। शारापोवा के परिवार को यह एहसास हुआ कि उन्हें उनका हुनर निखारने के लिए अमेरिका जाना होगा। शारापोवा प्राकृतिक रूप से टेनिस खेलने के लिए ही पैदा हुई थी। वे घंटों तक बिना थके और बिना अपना ध्यान भटकाए टेनिस खेला करती थीं। एक बार जब उनके हाथ में रैकेट पकड़ा दिया जाता तो वह बिना रुके बहुत देर तक सिर्फ टेनिस प्रैक्टिस कर सकती थीं। उनकी इस खासियत को उनके कोच युटकिन ने देखा। युटकिन शारापोवा के सबसे पहले कोच थे। वे अपनी गलियों के चैंपियन थे। उन्होंने देखा कि शारापोवा का हुनर वाकई लाजवाब है, तो वे सीधा उनके पिता के पास गए। उन्होंने शारापोवा के पिता से कहा कि अगर वे वाकई उनके हुनर को निखारना चाहते हैं तो उन्हें किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर उन्हें अच्छे कोच मिल सकें। रशिया अभी अभी सोवियत यूनियन से अलग हुआ था और वहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए अब उन्हें अमेरिका जाना होगा। इसके अलावा जब एक सेक अमेरिकी टेनिस चैंपियन मार्टिन नवरातिलोवा ने जब रशिया में एक रैली की तो वहां पर शारापोवा को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। नवरातिलोवा ने जब शारापोवा को खेलते हुए देखा तो वो दंग रह गईं। वे भी उनके पिता के पास गईं और उनसे कहा कि शारापोवा को एक अच्छे कोच की जरूरत है। शारापोवा के पिता ने तुरंत अपनी जिंदगी के सारे प्लान बदल दिए। अब अगर उन्हें किसी चीज के लिए जीना था तो वो था शारापोवा का भविष्य बनाना। उन्होंने फैसला किया कि वे उन्हें किसी भी हाल में अमेरिका लेकर जाएंगे। तीसरा सबक। अमेरिका पहुंचकर यूरी और शारापोवा को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। यूरिया पूरे मन से शारापोवा को एक अच्छा कोच दिलवाने के लिए काम कर रहे थे। वे चाहते थे कि शारापोवा को रशियन टेनिस फेडरेशन की जूनियर टीम में दाखिला मिल जाए। उस समय ये टीम फ्लोरिडा के रिक मसी टेनिस अकेडमी में एक टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रही थी। रशियन टेनिस फेडरेशन में उन बच्चों को दाखिला मिलता था जो 12 साल या उससे ज्यादा के होते हैं। शारापोवा भी 6 साल की ही थी और उनके पिता जानते थे कि उन्हें आसानी से वहां पर दाखिला नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके कोच को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह से नवरातिलोवा और युटकिन ने कहा कि शारापोवा को अगर अच्छा कोच मिल जाए तो वो बहुत ऊपर तक जा सकती हैं। हैरानी की बात यह थी कि यूरी के पास कोच का जवाब आया और उसने कहा कि वे उनके यहाँ फ्लोरिडा में आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक समस्या खत्म हो चुकी थी और दूसरी समस्या पैदा हो गई। उन दिनों रशिया से अमेरिका के लिए जा पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन यूरी किसी तरह से मॉस्को में अमेरिकन एम्बेसी गए और वहां से उन्होंने 2 वीजा बनवाए जो कि 3 साल के थे।
अब वे शारापोवा की माँ येलेना को छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हुए। उसके बाद वे दोनों मियामी में उतरे, लेकिन जब वे बोका रेटन में उस टीम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोच वहां पर नहीं थे। उन्होंने बाकी सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी कहानी पर भरोसा नहीं किया। वे लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक रशियन सिर्फ $700 के साथ अमेरिका आया, और वो भी अपनी बेटी का हुनर साबित करने के लिए। लेकिन वहां पर शारापोवा को अपना हुनर साबित करने का मौका दिया गया। उसका हुनर देखने के बाद वहां के लोगों ने कहा कि जब तक वहां का मालिक रिक मसीह नहीं आ जाता, और उसके बाद वे फैसला करेंगे कि वे शारापोवा को टीम में लेंगे या नहीं। लेकिन यूरी अब बहुत सुन चुके थे। उन्होंने मना कर दिया और वे अपनी बेटी को ब्रैंडटन फ्लोरिडा में ले आए, जहां पर फेमस कोच निक बेलोटेरी अपनी बेलोटेरी टेनिस एकेडमी चलाते थे। चौथा सबक। शारापोवा ने बहुत जल्द अपने आप को नए माहौल में ढाल लिया। अमेरिका की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। यूरी को वहां की भाषा नहीं आती थी, जिसे वो सीखने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसके अलावा वो शारापोवा के लिए टेनिस के बारे में हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर रहा था, ताकि वो उसे आगे के लिए गाइड कर सके। यूरी रोज सुबह 5 बजे उठकर अपनी बेटी को एकेडमी लेकर जाता था, जहां पर वो सारा दिन प्रैक्टिस किया करती थी। उसके बाद वो कहीं भी जाकर छोटा मोटा काम किया करता था, ताकि वो उसका पेट भर सके और रहने के लिए किराया चुका सके। यूरी का एक ही मकसद था, अपनी बेटी को दुनिया का सबसे महान टेनिस चैंपियन बनाना। दूसरी तरफ शारापोवा कम उम्र होने की वजह से दूसरों से लंबाई के मामले में कुछ छोटी थी। उन्हें एक अलग तरह का टेनिस रैकेट इस्तेमाल करना पड़ता था, जो उनके कोच ने उनके लिए लाकर दिया था। उनके कोच ने शारापोवा के मुफ्त खाने और मुफ्त में प्रैक्टिस करने का इंतजाम कर दिया था। शारापोवा के ऊपर जितनी भी मेहनत की जा रही थी, वह सब कुछ समय के बाद रंग लाने लगी। शारापोवा पहले से बेहतर बनने लगी। वह किसी से दोस्ती नहीं करती थी, क्योंकि वह हर किसी को अपने प्रतिद्वंदी की तरह देखती थी। कुछ साल के बाद उनके एक कोच थॉमस हॉकस्टेड ने दूसरे खिलाड़ियों से कहा कि वे मैच से पहले या मैच के दौरान शारापोवा की आंखों में न देखें। उनकी आंखों में टेनिस को लेकर जो जुनून था, उससे हर कोई डर जाता था। वहां पर जाने के बाद शारापोवा की काबिलियत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उनके ध्यान लगाने की काबिलियत और ज्यादा हो चुकी थी। पांचवा सबक। समस्याओं ने यूरी और शारापोवा का साथ नहीं छोड़ा। शारापोवा जिस एकेडमी में टेनिस की प्रैक्टिस करती थी, वहां पर अमीर लोगों के बेटे टेनिस खेलने आया करते थे। हर कोई ये देखकर हैरान रहता था कि रशिया की छोटी सी लड़की किस तरह से उनके बच्चों को हरा रही है। इसीलिए बहुत जल्दी ही उन्हें बोलेटेरी की एकेडमी से निकाल दिया गया। इसके बाद शारापोवा ने सिको बंगूरा के यहाँ ट्रेनिंग शुरू करी। बंगूरा भी एक टेनिस चैंपियन था, जिसने काफी समय तक बोलेटेरी के साथ काम किया था। कुछ समय के बाद उसे अपनी खुद की एकेडमी शुरू करी थी। लेकिन इस नई एकेडमी में शारापोवा को मुफ्त में ट्रेनिंग और मुफ्त में खाना नहीं मिलता था। यूरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शारापोवा की फीस भर सके, इसीलिए वो भी एक कोच की तरह बंगूरा के यहाँ काम करने लगा। लेकिन बंगूरा चाहता था कि वो शारापोवा को अपने हिसाब से काबू में करे, इसीलिए उसने यूरी को काम से निकाल दिया। इसके बाद यूरी को फिर से वो छोटे मोटे काम करने पड़े, जिससे वो फीस नहीं भर पा रहा था। मजदूरी कर करके उसकी कमर में चोट आ गई और वो कई हफ्तों तक काम पर ना जा सका। उनकी मकान मालकिन ने किराए के लिए उन्हें घर से निकाल दिया। इस बीच बंगूरा ने मौके का फायदा उठाना चाहा। उसने यूरी से कहा कि या तो वो शारापोवा की फीस भरे या फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, जिसमें वो उसे ये अधिकार दे दे कि वो शारापोवा को अपनी देखरेख में रख सके। यूरी ने साइन नहीं किया और इसके बाद उन्हें सड़कों पर आ जाना पड़ा। छठा सबक। समय के साथ हालात फिर से अच्छे होने लगे। यूरी के कुछ दिन अस्पताल में रहने की वजह से उन्हें घर से भी निकाल दिया गया था, और साथ ही शारापोवा को टेनिस एकेडमी से निकाल दिया गया था। लेकिन इसके बाद यूरी अपने एक दोस्त बॉब केन के पास रहने के लिए चला गया। वे वहां पर 1 साल तक रहे। वे उनके साथ खाना खाते थे और शारापोवा उनका टेनिस यार्ड इस्तेमाल किया करती थी। इस बीच बंगूरा से आजाद होने के बाद शारापोवा बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। वे पूरे हफ्ते टेनिस प्रैक्टिस करती थी और संडे के दिन भी प्रैक्टिस किया करती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि वे ज्यादातर टूर्नामेंट्स जीतने लगे और अमेरिका के टॉप खिलाड़ियों में उनका नाम आने लगा। दूसरी तरफ बंगूरा शारापोवा का नाम इस्तेमाल करके अपनी एकेडमी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, और जब उधर बोलेटेरी ने देखा कि शारापोवा एक के बाद एक मैच जीते जा रही हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उन लोगों को ऑफर दिया कि वो वापस आकर स्कॉलरशिप पे उनके यहाँ ट्रेनिंग कर सकती हैं। शारापोवा उस वक्त 11 साल की थी और उन्होंने इस ऑफर को अपना लिया। वे वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए चली गईं और उनके पिता केन के साथ रहने लगे। 7वां सबक। शारापोवा ने आईएमजी और नाइकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 7 साल की परेशानियों को झेलने के बाद अब वो वक्त आया था जिससे शारापोवा और यूरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
जब शारापोवा एक के बाद एक मैच जीतने लगी तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप IMG ने उन्हें साइन किया और वे शारापोवा को साल का $1 लाख देने लगे। इसके अलावा नाइक ने भी उन्हें $50,000 पर साइन किया। इसके बाद शारापोवा को मैक्स आइसेनबर्ग और रॉबर्ट लैंडस्ट्रॉप नाम के 2 कोच मिले, जिनके साथ रहकर शारापोवा में बहुत सुधार आया। मैक्स IMG के लिए काम करते थे, जिनसे शारापोवा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके अलावा लैंडस्ट्रॉप ने भी शारापोवा को अच्छे से ट्रेन किया। लैंडस्ट्रॉप ने दुनिया की सबसे महान कही जाने वाली खिलाड़ी ट्रेसी ऑस्टिन को ट्रेन किया था, जो कि 1980 के दशक की नंबर 1 खिलाड़ी थी। वो लॉस एंजलिस में रहते थे, जहां पर शारापोवा और यूरी को हर महीने जाना पड़ता था। वे उनके परिवार के साथ रुकते और उनकी एक बेटी एस्टेल के साथ शारापोवा की अच्छी दोस्ती हो गई। लैंडस्ट्रॉप की जो बात शारापोवा को सबसे अच्छी लगती थी वो थी उनका सख्त स्वभाव। वो शारापोवा को बहुत सख्ती से ट्रेन करते थे। वे एक ही स्ट्रोक को बार बार प्रैक्टिस करवाया करते थे। कभी कभी वे कड़वी सलाह देते थे, लेकिन शारापोवा को ये सब बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इससे ही वो खुद को इतना सुधार पाई थी। आखिरकार शारापोवा की माँ येलेना को भी अमेरिका जाने का वीजा मिल गया। अब वे भी उनके साथ फ्लोरिडा में रहने के लिए जा रही थी। 8वां सबक। बढ़ती उम्र के साथ शारापोवा को नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब शारापोवा 14 साल की हुई तो उनकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी। वे अब इस लंबे शरीर में कुछ परेशानियां महसूस कर रही थी। इससे उन्हें बार बार हारना पड़ा, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इस पर काबू पा लिया। ये वो उम्र थी जब शारापोवा ने जाना कि हार मान लेने में आप कहीं नहीं जाते। जब वे हाई स्कूल में थी तो उनका पहला प्रो टूर्नामेंट हुआ और वे 3 बार लगातार हार गईं। हालांकि इसमें उनकी कुछ खास गलती नहीं थी, लेकिन वे थोड़ा धीरे खेल रही थी। उनके इस जज्बे ने उन्हें इस गेम को काबू करना सिखाया। उन्हें लगने लगा कि उन्हें अपने इस नए शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। वे पहले से ज्यादा लंबी हो गई थी और उनके कंधे चौड़े हो गए थे। अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके वे अपने हाथों को एकदम पीछे लाकर बॉल को मारती थी, जिससे बॉल बहुत तेजी से उनके सामने वाले के पास जाया करती थी। उनके कोच पीटर मैकग्रॉ ने उनकी इसमें मदद की। उनकी मदद से शारापोवा एक बार फिर से मैच जीतने लगी। 9वां सबक। शारापोवा जूनियर प्लेयर से निकलकर ग्रैंड स्लैम में खेलने लगी। 2003 में जब शारापोवा 16 साल की हुई तो उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला, जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया ओपन था। वो मैच मेलबर्न में हुआ था। शारापोवा इनमें से एक भी मैच नहीं जीत पाई थी, लेकिन हार में इतनी ताकत नहीं कि वो उनका मन तोड़ सके। अगले ग्रैंड स्लैम की तैयारी करने के लिए वे बहुत से छोटे टूर्नामेंट्स में भाग लेने लगी। वे ज्यादा से ज्यादा मैच जीतकर अपनी रैंक को ऊपर उठा रही थी। जून में जब विंबलडन हुआ तो शारापोवा 47वें रैंक पर थी। विंबलडन का मैच ऑस्ट्रेलिया ओपन के मुकाबले बहुत अच्छा गया। वे 4 राउंड तक जीतती गईं। तीसरे राउंड में उन्होंने दुनिया की चौथी रैंक की खिलाड़ी जेलिना डॉके को हराया। इससे उनका उत्साह बहुत बढ़ गया और उन्होंने इसका इस्तेमाल बाकी के मैचों को जीतने के लिए किया। उसके अगले साल उन्होंने जापान ओपन जीत लिया और अब उनकी रैंक 32 पर आ चुकी थी। 2004 में उन्होंने मियामी ओपन में सेरेना विलियम्स का सामना किया, लेकिन वो हार गईं। विलियम्स को हराना कोई आम बात नहीं थी। 2005 में उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। इसमें उन्होंने विलियम्स को हरा दिया। उनकी इस बार की जीत बहुत शानदार थी। शारापोवा को विंबलडन में आकर बहुत अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि वो किसी शाही जगह पर आई हैं। शारापोवा कहती हैं कि शायद वो लाल कोट वाले गार्ड उन्हें अच्छे लगते थे, या शायद वहां का रिवाज उन्हें अच्छा लगता था। वो जो भी था, लेकिन शारापोवा को वहां पर आने के बाद बहुत खुशी मिलती थी। 10वां सबक। शारापोवा खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए कड़ी मेहनत करने लगी। 2005 में विंबलडन का मैच जीतने के बाद शारापोवा दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। शारापोवा अब जब उन दिनों के बारे में सोचती हैं तो उन्हें लगता है कि वे सारे मैच इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि उन्होंने खुद को पहले से बेहतर बना लिया था, या फिर अपने अंदर कोई नई खासियत पैदा कर ली थी। वे सारे मैच इसलिए जीत पाई क्योंकि वे अब इस गेम को और खुद को अच्छे से समझने लगी थी। अपनी खूबियों और खामियों को जानने की वजह से वो अच्छा खेल पाई। दुनिया में नंबर 1 होने का मतलब ये नहीं कि अब शारापोवा आराम कर सकती थी। अब वे खुद को सबसे ऊपर रखने के लिए और मेहनत करने लगी। वह ये दिखाना चाहती थी कि उनकी ये कामयाबी उनकी मेहनत का नतीजा है, ना कि उनकी किस्मत का। वे हमेशा अपने अगले मैच पर ध्यान देती थीं। शारापोवा जानती थी कि उनका मुकाबला अब कुछ ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब उनका मुकाबला करने के लिए दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी आएंगे। 2006 के यूएस ओपन में शारापोवा का मुकाबला फ्रांस की एमिली मैरस्मो और जस्टिन हेनिन के साथ हुआ। इसमें हेनिन ने उन्हें 4 बार लगातार हरा दिया। शारापोवा तीसरे स्थान पर चली गईं। मैरस्मो सबसे ऊपर और हेनिन दूसरे स्थान पर आ गई। कुछ परेशानियों का सामना करने के बाद शारापोवा ने मैरस्मो को सेमीफाइनल में हरा दिया।
फाइनल का मैच बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन आखिरकार शारापोवा ने फिर से अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया। 11वां सबक। कंधे पर चोट आ जाने की वजह से शारापोवा बहुत सारे मैच हार गईं। 2008 के बाद शारापोवा की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। सबसे पहला बदलाव उनके लिए ये था कि अब उन्हें अपने पुराने कोच लैंस स्ट्रॉप को छोड़ना पड़ा। उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। साथ ही वे अपने पिता की देखरेख से आजाद होना चाहती थी। वे दिखाना चाहती थी कि वे अकेले भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वे अब उनसे प्यार नहीं करती थी या उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। वे अब अपने करियर में काफी कामयाब हो चुकी थी और अपने पिता के साथ तक आगे नहीं जाना चाहती थी। उनके नए कोच अब माइकल जोयस थे। इसके बाद शारापोवा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उनके कंधे में बहुत तेज दर्द होने लगा और बाद में पता चला कि उनके कंधे का टेंडन फट गया है और उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। वे इससे बहुत डर रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि उनके लिए ये जरूरी है। सर्जरी के बाद हालात बदल गए। जो शारापोवा कभी लगातार जीता करती थी, अब वह एक के बाद एक मैच हारने लगी। उनकी रैंक बहुत तेजी से नीचे आने लगी। इसके बाद वो कुछ प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स में भाग लेने लगी, लेकिन वहां भी वे हार रही थी। शारापोवा को अपने इस नए कंधे के साथ इस खेल को नए तरीके से खेलना सीखना पड़ा। उन्हें अब नए तरीके सीखने थे। 12वां सबक। शारापोवा अपनी चोट से उबरकर वापस खेल में सबसे ऊपर आने लगी। शारापोवा एक बार फिर से जीतने के लिए बेताब थी। वे फिर से एक ग्रैंड स्लैम जीतना चाहती थी। उन्हें पता था कि सर्जरी से पहले ग्रैंड स्लैम जीतना दूसरी बात थी, लेकिन अगर वे सर्जरी के बाद भी ग्रैंड स्लैम जीत कर दिखा देती हैं, तो वे दुनिया में अपना नाम हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। वे फिर से इस खेल को अपना सब कुछ देने लगी। धीरे धीरे उनकी रैंकिंग ऊपर आने लगी और वे फिर से दुनिया के टॉप 5 में आ गई। 2011 में वे विंबलडन के सेमीफाइनल और 2012 में वे ऑस्ट्रेलिया के फाइनल्स तक आ गईं। फिर उन्होंने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीता। फ्रेंच ओपन में उन्होंने फिर से बाजी मारी और दुनिया की नंबर 1 प्लेयर्स में आ गईं। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अब तक सिर्फ 9 महिलाएं हैं, जिनमें अब शारापोवा का नाम भी था। ये वो पहला ग्रैंड स्लैम था जिसे शारापोवा ने अपने पिता के बगैर जीतकर दिखाया था। इस ग्रैंड स्लैम में उनका मुकाबला सारा ईरानी से हुआ, जो कि इटली की खिलाड़ी थी। ईरानी बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन शारापोवा उस दिन उनसे ज्यादा बेहतर खेली। अपनी सर्जरी के असर से बाहर आकर शारापोवा बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। 13वां सबक। 2016 में शारापोवा को टेनिस से बैन कर दिया गया। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। शारापोवा को लग रहा था कि उन्हें अब रिटायर होकर अपना करियर खत्म करना चाहिए, लेकिन तभी उनके यूरिन में से मेल्डोनियम नाम का एक ड्रग निकला। इसके लिए उन पर केस किया गया। मेल्डोनियम को उसी साल 1 जनवरी को बैन किया गया था। आईटीएफ ने खिलाड़ियों को इसके बारे में अच्छे से नहीं बताया था। शारापोवा को खुद भी नहीं पता था कि वे उस ड्रग को 16 साल की उम्र से लगातार ले रही हैं। उन दिनों उन्हें लगातार फ्लू हो जा रहा था, जिसकी वजह से एक डॉक्टर ने मेल्ड्रोनेट नाम की एक दवाई खाने के लिए दी थी, जिसे शारापोवा कई सालों से खा रही थी। मीडिया में शारापोवा को झूठा और धोखेबाज कहा गया। लोगों का कहना था कि वह खेलने के लिए ड्रग्स का सहारा लेती हैं। आईटीएफ और आर्बिट्रेशन पैनल ने साथ उन पर 2 केस कर दिए। कोर्ट में आईटीएफ के लोग शारापोवा को सुनने के लिए तैयार थे। उन्होंने टेनिस से शारापोवा को 2 साल के लिए बैन कर दिया। लेकिन जब आर्बिट्रेशन पैनल ने कहा कि शारापोवा ने वो ड्रग जानबूझकर नहीं लिया है, इस बात पर उनकी सजा कम करके 15 महीने कर दी गई। शारापोवा फिर से गेम में वापस आने के लिए बेताब थी। पहले तो वह रिटायर होना चाहती थी, लेकिन अब वह फिर से अपने खेल में वापस आना चाहती थी। वे दुनिया को एक बार फिर से अपना हुनर दिखाना चाहती थी। कुल मिलाकर मारिया शारापोवा बचपन से ही टेनिस के लिए अपना जुनून और हुनर दिखाने लगी। उनके पिता यूरी ने उनके लिए बहुत मेहनत की। तमाम तरह की समस्याओं को झेलने के बाद शारापोवा 16 साल की उम्र में ग्रैंड स्लैम खेलने लगी। अब तक वे 5 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं।